जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच चल रही खींचतान पर अब विराम लग सकता है और आज यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन इससे पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद गायत्री प्रजापति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि संगीन आरोपों के बाद गिरफ्तार किए गए गायत्री खुद को बेकसूर बताते नजर आए और अपने खिलाफ सियासी षड्यंत्र का आरोप लगाया और कहा कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है और उसे करवाया जाना चाहिए, जिससे कि पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बता दें आपको कि अखिलेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति को और 6 अन्य लोगों पर एक महिला से गैंगरेप का आरोप है। गायत्री काफी समय से फरार चल रहे थे। गायत्री को आलमबाग थाने में रखा गया। गायत्री और उनके 6 अन्य साथियों पर 2014 में एक महिला कार्यकर्ता से सामूहिक रेप और उसकी बेटी से छेड़खानी के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के गत 17 फरवरी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रजापति ने इस बार भी अमेठी विधानसभा सीट से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। अखिलेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति और 6 अन्य लोगों पर एक महिला से गैंगरेप करने का आरोप है। गायत्री पिछले काफी समय से फरार चल रहे थे। इससे पहले मंगलवार को गायत्री को बेटे और भतीजे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। साथ ही इसके अलावा इस केस में गायत्री प्रजापति के गनर चंद्रपाल, लेखपाल अशोक तिवारी और आरोपी आशीष शुक्ला को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गायत्री प्रजापति को माननीय जनपद न्यायालय के न्यायालय में पेश किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में लेते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार हम सीधा कह रहे हैं कि इसका इस घटना का सीधा नार्को टेस्ट हो और नार्को टेस्ट हमारा दूध का दूध पानी का पानी। बयान बदल रही है, आपको लग रहा है मतलब जिस तरह मैंने सीधा कहा कि ये मुझे फंसाया था, राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। आप सरेंडर करने आ रहे थे क्या? आप सरेंडर करने आ रहे थे? बिल्कुल हम सरेंडर करने। खुर्रम निजामी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन के जरिए। खुर्रम, ये पहले कहा जा रहा था कि जैसी सरकार बदलती है तो परिस्थितियां बदलेंगी और अब दिखा भी यही कि सरकार बदली तो गायत्री गिरफ्तार हुए हैं। क्या नई डेवलपमेंट सामने आ रही है गिरफ्तारी के बाद? देखिए, गायत्री का अनंत यही मामला था कि जब तक सरकार थी तब तक सब सही, यानी कि जैसे ही निजाम में बदलाव हुआ, सरकार भले ही अभी उनकी हो लेकिन निजाम बदलाव हो चुका है और उसके तुरंत ही बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो शख्स अभी तक की पुलिस को मिल नहीं रहा था, पुलिस उनको ट्रेस करने में नाकामयाब थी और आज सुबह वो ट्रेस भी हो गए, गिरफ्तार भी हो गया, पुलिस और कोर्ट के सामने हाजिर भी कर दिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज भी दिया गया। जी। अब पुलिस का ये कहना है, एसपी मंजिल सैनी से मेरी बात हुई थी जो लखनऊ के एसपी हैं, उनका कहना था कि जांच पूरी हो चुकी है, 15 से 20 दिन में वो चार्जशीट जमा भी कर देंगी। अगर जरूरत पड़ी तो उनकी रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल कोई रिमांड लेने की कोशिश इसलिए नहीं है क्योंकि जांच उनकी पूरी हो चुकी है। तब देखना यही है कि आप चार्जशीट कब इस मामले में कोर्ट में दाखिल कर पाती है लखनऊ, और साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि चार्जशीट में कितना मजबूत पक्ष होता है पुलिस का, ये भी देखने वाली बात। बिल्कुल खुर्रम, लेकिन जैसे कि शुरुआती तौर पर गायत्री प्रजापति खुद को बेकसूर बताते नजर आए, उन्होंने कहा कि भाई नार्को टेस्ट की मांग उन्होंने की, तो क्या इस पर भी गौर किया जा सकता है कि गायत्री प्रजापति का नार्को टेस्ट कराने की संभावनाएं बने और बनती है तो कब, चार्जशीट दाखिल होने के बाद कि पहले ही? देखिए आनंद, अभी इन्वेस्टिगेशन अगर चलती है, जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट गायत्री का हो सकता है। गायत्री ये भी कह सकते हैं कि जो पीड़िता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, क्योंकि अगर उनको अपने को बेकसूर साबित करना है तो फिर पीड़िता का नार्को टेस्ट करने के लिए वो बार बार कह सकते हैं। लेकिन जो आरोप लगाए वो बेहद संगीन है, उसके तमाम सबूत, जैसा कि पुलिस का मानना है, दावा है, उनके पास सबूत है, तो ये सब देखने वाली बात होगी कि पुलिस नार्को टेस्ट पर कितना यकीन करती है। जो डिमांड जो बार बार बात कह रहे हैं गायत्री प्रजापति की नार्को टेस्ट होना चाहिए, वो नार्को टेस्ट जाहिर सी बात है वो पीड़िता पक्ष की नार्को टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका नार्को टेस्ट होगा तो उससे हो सकता है पुलिस को पता न चले, लेकिन अगर पीड़िता का होगा तो जाहिर सी बात है गायत्री को शायद दिख रहा हो तो उससे उनको फायदा मिल सकता है। क्योंकि गायत्री का अभी भी मानना है कि जो आरोप लगा है बुनियाद लगा है, एक पॉलिटिकल मामला था जिसको साजिश के तौर पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये आरोप है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका हम लोग जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को बेहतर तरीके से हमारे सामने रखने के लिए। तो वहीं राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद के निपटारे के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने एक ही न्यायाधिकरण गठित करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया। बीजू जनता दल ने इस विधेयक पर विरोध किया है, लेकिन देश में कई राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवादों को इस विधेयक में शामिल किया गया। ये विधेयक पारित हो जाने के बाद देश में फिलहाल बने सभी नदी न्यायाधिकरणों का विलय हो जाएगा।
सुमंत मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोनलाइन के जरिए। सुमंत, ये जो एक ही न्यायाधिकरण की बात हो रही है, कंसेप्ट इसका क्या है और कहां तक फॉर्मुलेट हो पाएगा ये? देखिए आनंद, हाल के दिनों में जिस तरह से आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज नदी के पानी को लेकर विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है। तो इस तरह से कई ऐसे राज्य हैं जिनमें नदियों के जल बंटवारे को लेकर आपस में विवाद है। मुझे लगता है कि इन्हीं विवादों के सही समाधान के लिए, निपटारे के मकसद से ये जो विधेयक है, ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो उमा भारती हैं, वो मंगलवार को उन्होंने लोकसभा में पेश किया है जी। और कोशिश इसके पीछे दलील यही दी जा रही है कि अगर ये विधेयक पारित होता है तो जिस तरह से देश में जो अलग अलग राज्यों के बीच जिस तरह से जल बंटवारे को लेकर विवाद है, उसका समाधान करने में ये बिल जो है, ये विधेयक, ये कारगर साबित हो सकता है। इसी दलील के साथ सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया है। चलिए, शुक्रिया सुमंत आपका हम तक जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी के लिए। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट में सरकार ने बताया कि महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में मौत कम हो रही है, तो दूसरी तरफ इंडियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लॉ ने कहा कि इस तरह की मौतें तेजी से बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है और इन पर लगाम रखनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वो कोर्ट में लंबित उन याचिकाओं को एक ही याचिका बनाने के लिए कह रहे हैं जो पुलिस हिरासत में मौतों से संबंधित है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि 2015 में राज्य में पुलिस हिरासत में 18 मौतें हुई थी, जो कि 2016 में घटकर 10 रह गई थी। कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद कहा कि अच्छा है कि मौत कम हो रही है, लेकिन जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि रात को आरोपी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। सरकारी वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी 26 जिलों में फॉरेंसिक मेडिकल विशेषज्ञ नियुक्त किए हैं ताकि फॉरेंसिक टेस्ट शीघ्र किए जा सके। इसके अलावा सरकार सभी पुलिस स्टेशन और जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगा रही है। अब इस मामले में सुनवाई 4 हफ्तों के बाद होगी। वहीं पटना हाईकोर्ट का मानना है कि हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाया कैदी अगर जमानत के लिए या सजा के लिए निलंबन से अपील करता है, तो अगर उसने सजा के लिए ऐलान से पहले और उसके बाद 7 साल की अवधि पूरी कर ली है, तो ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मंजूरी दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की बेंच ने कहा कि अगर मामले में मुजरिम महिला है तो यह अवधि 7 साल की बजाय 6 साल होगी। कोर्ट ने कहा कि अजीब और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर इस नियम का समान रूप से अनुसरण किया जा सकता है। कोर्ट ने एक हत्या के दोषी के मामले में बात कही, जिसमें अपील की गई थी कि जमानत के चलते उसकी सजा को निलंबित किया गया है। इसी आधार पर अदालत ने दोषी की सजा के निलंबन की अपील याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उसने सिर्फ 5 साल ही जेल में गुजारे थे। जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच चल रही खींचतान पर अब विराम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेर की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप दे दिया है। जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच करीब 1 साल से टकराव चल रहा था। भारत सरकार जजों की नियुक्ति की पात्रता में इसे शामिल किए जाने पर अड़ा था, लेकिन कॉलेजियम इस बात का विरोध कर रहा था, यानी इसके बाद जजों की नियुक्ति में रोड़ा नहीं अटकेगा। खबरों के मुताबिक जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज को जोड़ने पर सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता में इसे जोड़ने पर केंद्र अड़ा था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेर के अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस दौरान 7 बैठकें की है और सर्वसम्मति से एमओपी को हरी झंडी दी। एमओपी का फैसला जजों के डेटाबेस को बनाए रखने और जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम की सहायता करने के लिए किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक सेक्रेटेरिएट के गठन पर सर्वसम्मति बन गई है। एमओपी को अंतिम रूप देने के लिए अब केंद्र सरकार के पास इसे भेजा जाएगा। पिछले महीने जस्टिस खेहर ने कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इस महीने के अंत तक तय कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने एक मत कायम होने का संकेत देते हुए कहा था कि हम जल्द ही एमओपी तय कर लेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने ये टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की थी। एमओपी पर सहमति के बाद हाईकोर्ट में खाली पड़े पदों को जल्द भरने की उम्मीद बढ़ गई है, जिसमें अब भी निर्धारित संख्या से भी कम जज हैं। कॉलेजियम व्यवस्था में जजों के नाम और नियुक्ति का फैसला सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी सीनियर जजों की समिति करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। हालांकि कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख संविधान में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
हालांकि एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर पहले भी सहमति के संकेत दिए गए थे और अब भी ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि इसको अंतिम रूप बहुत जल्द दिया जा सकता है। बता दें कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच चल रही खींचतान पर अब विराम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप अब दे दिया है। हालांकि इससे पहले भी एमओपी पर सहमति के संकेत दिए गए थे और अब अंतिम रूप को इसके मंजूरी भी मिल चुकी है। कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से एमओपी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उसको हरी झंडी दे दी है। जजों की पात्रता में नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज भी अब जुड़ेगा और उसके बाद ही जजों की नियुक्ति आगे हो पाएगी। आपको बता दें कि गत फरवरी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खेहर ने इस पर सहमति के संकेत दिए थे। जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच चल रही खींचतान पर अब विराम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अब अंतिम रूप दे दिया है। जस्टिस खेहर ने इस बारे में फरवरी में भी संकेत दिए थे और अब अंतिम रूप को मंजूरी मिल चुकी है। एक बड़ा रोड़ा जजों की नियुक्ति को लेकर साफ हो चुका है। अब ज्यादा आसानी से और पारदर्शिता के साथ जजों की नियुक्ति इस मामले में हो पाएगी। आपको बता दें कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी कि MOP इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया है, जिसको लेकर अंतिम रूप जो दिया गया था उसको मंजूरी मिल चुकी है। जजों की पात्रता में नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज का भी शामिल रहेगा और फरवरी में CJI ने इस मामले में संकेत दिए थे। और इस वक्त विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ लाइव तमाम जानकारी के साथ। विवेक, ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का कंसेप्ट सामने है, क्या इस कंसेप्ट में जो अंतिम रूप दिया गया, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं और अब क्या इंपैक्ट इसका रहेगा? जी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में ये था कि जो जजेस की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम होता था जिससे ये नियुक्ति की जाती है जजों की, लेकिन उसमें जो जजों की नियुक्ति के लिए प्रोसीजर बनाना था, उसमें सेंटर और कॉलेजियम दोनों को लेके एक मेमोरेंडम बनना था जिसमें ये डिसाइड होना था कि अगर जजों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें जो उनको जो करप्शन के चार्जेस लगे हों या कुछ ऐसे सिचुएशन हो जिसमें सेंटर का भी इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे ये हो कि जो किसी की भी नियुक्ति की जाए तो वो थोड़ा साफ हो। इसके लिए सेंटर भी अपना इन्वॉल्वमेंट चाहता था और सेंटर ने इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की तैयार किया था, वो करना चाहता था जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट काफ़ी समय से राजी नहीं हो रहा था। लगभग एक साल तक ये लगभग 7 दौर की बैठकें चली सेंटर और कॉलेजियम के बीच। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हर एक वो सुप्रीम कोर्ट और हर एक हाई कोर्ट में एक स्पेसिफिक सेक्रेटेरिएट बनेगा जहां पे जजों की जो डाटाबेस है वो तैयार किया जाएगा, जिससे उनकी जो नियुक्ति हो वो थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम था उसका ये कहना था कि अगर ऐसा होता है तो नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू बनेगा, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट लगभग बैकफुट पे आते हुए उन्होंने एक सेक्रेटेरिएट जो एपेक्स कोर्ट में भी होगा और हर एक हाई कोर्ट में बनेगा जिसमें जजों का डाटाबेस तैयार होगा। उसके बाद जजों के अपॉइंटमेंट पे थोड़ा और जल्दी हो पाएगी, क्योंकि जो लंबित मामले हैं उन लंबित मामलों को थोड़ा कम किया जा सकेगा, क्योंकि हर एक हाई कोर्ट में और जो जजों की संख्या है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से लगातार कोर्ट की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए जल्दी से जल्दी इसको जो जजों की नियुक्ति है इसको सुनिश्चित करना था। इसके लिए MOP तैयार किया गया था और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम हो उसमें और सेंटर के बीच लगातार 7 दौर की बैठक हुई, जहां पे एक MOP तैयार किया गया और जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें एक डाटाबेस तैयार होगा जजों का, जिससे उनकी नियुक्ति को और आसान किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमको जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी का इस पूरे मसले पर हमें देने के लिए।
वहीं पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस राजेंद्र मेनन ने आज शपथ ली है। राजभवन में आज राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार समेत कई मंत्री और नेता मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में हाईकोर्ट के कई जस्टिस और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। राजेंद्र मेनन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस थे। पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत प्रसाद को केरल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम राइफल्स में 21,000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया में अलग अलग फॉर्म पर हस्ताक्षर भिन्न मिलने पर चयनित अभ्यर्थियों को अचयनित घोषित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। तो आलोक मेरे से जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन के जरिए। आलोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम राइफल्स में 21,000 सिपाही की भर्ती में अलग फॉर्म का जो मामला सामने आया था, क्या नई चीजें इसमें सामने आ रही हैं? देखिए अनंत, वर्ष 2012 में आसाम राइफल्स में 21,000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी। इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग को दी गई थी और पूरी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा दी गई, शारीरिक परीक्षा दी गई और साक्षात्कार के बाद अंतिम सूची जारी कर दी गई थी। लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थियों को इस नाते परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। एसएससी का ये कहना था, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि जब शुरुआती दौर में इन्होंने जो फॉर्म भरा था और लिखित परीक्षा के दौरान जो फॉर्म भरा था, उसमें जो साइन किए गए थे, जो हस्ताक्षर किए गए थे, वो अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। इसी नाते सैकड़ों अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया। अरविंद कुमार व अन्य 12 अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आदेश था, जो फैसला था, उनको परीक्षा प्रक्रिया से बाहर निकाला गया था, उसको चुनौती दी और जस्टिस बी अमित खालकर की कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। जवाब के बाद आखिर इन चयनित अभ्यर्थियों को क्यों परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, इसका पूरा विस्तृत हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दाखिल करेगा। पूरे मामले की सुनवाई अब 1.5 महीने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। एक लंबा समय दिया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और होम मिनिस्ट्री को पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सिंह, आपका हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी पूरे मामले देने के लिए। अफराज वर्ल्ड में सिर्फ इतना ही रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर खबरें पर लगातार जारी रहेंगी।